UP21 क्लासेस में बच्चों आपका पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे थे बच्चों करंट अफेयर की, और करंट अफेयर में जो अपना चल रहा है वो तुम्हारा मार्च का वीकली चल रहा है बच्चों। और मार्च के वीकली में जो हम लेके आए हैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। अब देखते हैं बच्चों अपना कह सकते हैं मोटिवेशनल कोर्स हमने आज शुरुआत की है मोटिवेशनल कोर्स की। और वो मोटिवेशनल कोर्स हमने कौन सा लगाया है बच्चों, इसका आप देखते हैं बच्चों एक बार पढ़ के कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है बच्चों। अगर हम बात करते हैं अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ जाती है। अगर बिकने पर आ जाए तो घट जाता है दाम अक्सर, क्योंकि ये दाम लिखा हुआ है गलत हो गया बच्चों। और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। इससे बच्चों भविष्य में या अपने लाइफ में क्या हमें परिवर्तन करने हैं और क्या हमें आगे के लिए भविष्य में क्या हमें लेके चलना है, ये सब डिपेंड करता है इस मोटिवेशनल कोर्स पर बच्चों। जो मोटिवेशनल कोर्स है ये, तो इसकी लाइनें तो काफ़ी कह सकते हैं, इसका जो अर्थ है ना वो बहुत ज़्यादा गहरा है। अगर आप समझ सकते हैं तो इसे दोबारा से आप पढ़ के देखिएगा, क्योंकि इसका जो शब्द है उन शब्दों के अर्थ बड़े गहरे हैं बच्चों। क्योंकि इसमें कहा गया है कि बच्चों कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है। और फिर लाइफ में अगर आपको कभी दुख नहीं मिला या आप लाइफ नहीं समझ सकते। जिसने कभी दुख देखा ही नहीं हो तो वो लाइफ को नहीं समझ सकता। सुख और दुख जो होते हैं ना वो साथ चलते हैं। स्टूडेंट की जो लाइफ है ना वो दुखों से भरी होती है। शुरुआत में जो शुरू में दुख उठा लेते हैं बच्चों वो बाद में बहुत सुख उठाते हैं। क्योंकि दुख और सुख अगर मानो कि सुख हमें नहीं मिला तो हम दुख की वैल्यू नहीं समझ सकते, और जो आपको दुख नहीं मिला तो आप सुख की वैल्यू नहीं समझ सकते। तो इसीलिए लेके हम बात करते हैं बच्चों कि अपना भविष्य जल्दी से जल्दी सिक्योर करिएगा, कि अधिक से अधिक आप मेहनत करके और अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिएगा। इसी में आपकी और आपके परिवार की भलाई है बच्चों, क्योंकि बिना मेहनत किए कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी के साथ या इसी मोटिवेशनल के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं बच्चों। और जो हम देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से आपके लिए लेके आए हैं, जो करंट के क्वेश्चन हैं बच्चों जो इम्पोर्टेंट होते हैं। आप अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करें, क्योंकि सबका भला हो, और सबका भला होगा तो उसी में बच्चों हमारा भला होगा। और आपका सहयोग है कि हम आगे और भी अच्छा आपको और भी अच्छी अच्छी क्लासें हम दे सकें। देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन है अपना कि पहली यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल। ये बच्चों भारत और यूएस मतलब अमेरिका के कह सकते हैं बीच में ये पहल शुरू की गई है साइबर सुरक्षा को लेकर। हम थोड़ा सा बता दें बच्चों साइबर सुरक्षा के बारे में या साइबर के बारे में। कहते हैं साइबर क्राइम चल रहे हैं। साइबर आज के समय में अगर हम बात करें कि साइबर सेल हर सरकार ने अलग गठित कर दिया, ये साइबर सेल है कि मतलब जो फोन से यानी कि सोशल मीडिया कि कितने ठग होते हैं, कितने लोग ठगी करते हैं सोशल मीडिया पर। तो आप उन सबको हम कंट्रोल करने के लिए या सरकार उनको कंट्रोल करने के लिए साइबर सुरक्षा पहल की शुरुआत की है बच्चों। और किसके साथ मिलकर की है? यूएस यानी कि अमेरिका के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा की पहल की है। और ये पहल अपनी कहाँ शुरू की गई? भारत में। तो बच्चों तुम्हारे महाराष्ट्र के पुणे में इस पहल की शुरुआत की गई थी, क्योंकि साइबर क्राइम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर साइबर पहल की शुरुआत की गई है भारत और तुम्हारे अमेरिका के बीच में। और शुरुआत कहाँ की गई बच्चों? पुणे में, यानी कि महाराष्ट्र की एक सिटी है पुणे में इसकी शुरुआत की गई है बच्चों। आओ देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन। शुरुआत करता यानी कि कह सकते हैं बच्चों जो शुरुआत करता है या कह सकते हैं शुरुआत करता कौन है, किसने इसकी शुरुआत की है? तो देखो बच्चों मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्टडीज एंड एग्रीकल्चर के द्वारा के सहयोग से की गई है।
और ये कहाँ स्थित है बच्चों? ये पुणे में स्थित है। अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की, क्या कह सकते हैं सुरक्षा पहल का उद्देश्य रहेगा या साइबर सुरक्षा पहल का उद्देश्य रहेगा बच्चों, तो इसका जो उद्देश्य है तो बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन, यानी कि जो हमें कह सकते हैं अधिकार मिले हैं या कह सकते हैं आईपी से संबंधित हमें जो अधिकार मिले हैं उनका उल्लंघन और साइबर अपराध और अन्य साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए ये तुम्हारा कह सकते हैं भारत और यूएस के बीच में साइबर सुरक्षा पहल की गई है और ये कह सकते हैं एक प्रकार से पहली पहल है। अगर हम बात करते हैं साइबर अपराध की, तो साइबर अपराध की अगर हम बात करें कि आप जो देखते होंगे बच्चों, पहले सीरियल, अब भी सीरियल चलते हैं, जो कौन सा आता है टीवी पे जो दिखाते हैं सावधान इंडिया, उसको आप जब देखेंगे तो फोन की लोकेशन है वो सब चीजें पता चल जाता है। वो सब किस कैटेगरी में आता है? वो तुम्हारे साइबर क्राइम में आता है। अगर आप किसी से ठगी करते हैं बच्चों, तो वो ठगी भी फोन के द्वारा जो की जाएगी वो सब किसके तहत की जाएगी? वो साइबर क्राइम के तहत की जाती है बच्चों। किसी की लोकेशन अगर हमें ट्रेस कह सकते हैं देखनी है, या कह सकते गलत तरीके से आप किसी की अगर लोकेशन या किसी का अकाउंट ये सब चीजें खोलते हैं तो आप साइबर क्राइम करते हैं। और सरकारों ने साइबर सेल भी अलग अलग गठित कर दिया है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में तुम्हारे जो दिल्ली के जो तुम्हारे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनका जो फोन था तो उस फोन का ईडी पासवर्ड क्रैक नहीं कर पाई और केजरीवाल जी ने अपना पासवर्ड भी नहीं बताया, तो उन्होंने एप्लीकेशन डाली है ईडी ने कि जो एप्पल है कंपनी, उसके लिए एप्लीकेशन डाली है कि हमें इसका पासवर्ड प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो अधिकतर इसी प्रकार के फोन रखते हैं, वो अपने डाटा को सुरक्षित रखते हैं। उनका डाटा सुरक्षित है तो वो सुरक्षित हैं। तो मतलब ईडी से भी उनका पासवर्ड नहीं खुला अरविंद केजरीवाल के फोन का। तो यही सब बातें अगर सुरक्षा है तो बस वही साइबर कह सकते हैं क्राइम, अगर कह सकते हैं गलत हाथों में अगर वो फोन पड़ जाए, अगर वो उसका पासवर्ड टूट जाए तो उसी को साइबर क्राइम कहेंगे बच्चों। आगे हम देखते हैं इस पे एमसीक्यूज, इसका क्या एमसीक्यूज है इसका। तो देखो बच्चों, भारत और यूएस के बीच कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? तो भारत और यूएस के बीच कौन सी पहल की शुरुआत की गई है बच्चों? तो इसमें ऑप्शन ए है साइबर सुरक्षा पहल, ग्रीन राइजिंग पहल, वेल्ड एंड रोड पहल और सारथी पहल। तो बच्चों इसमें ऑप्शन इसका फर्स्ट है, और फर्स्ट ऑप्शन मतलब साइबर सुरक्षा पहल की गई है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, जो अपना अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की शुरुआत कहाँ की गई है भारत में? तो बच्चों भारत में जो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है, तो ये अपने पंचांग से लेकर पंचांग को बनाया, जो अपने यहाँ हम पंचांग या कह सकते हैं कैलेंडर यूज करते हैं, तो कनिक्स के द्वारा जो बनाया हुआ संवत वगैरह ये सब हम कह सकते हैं प्रयोग में लाते हैं। तो जो वैदिक घड़ी है, इस घड़ी की विशेषता ये है कि सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय तक वो एक ही तुम्हारा समय कह सकते हैं सेट करेगी, और इसमें जो घंटे होंगे वो 48 मिनट के घंटे होंगे बच्चों। और इसे कहाँ स्थापित किया गया है? ये तुम्हारा कह सकते हैं उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश में इस घड़ी को स्थापित किया गया है बच्चों। आइए देख लेते हैं एक बार इसके बारे में कि उद्घाटनकर्ता यानी उद्घाटन इसका किसने किया या अनावरण किसने किया था बच्चों। तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब 1 मार्च 2024 को इस घड़ी का अनावरण किया गया था। तो बच्चों इसका भी फैक्ट है कि इसे उज्जैन में स्थापित क्यों किया गया, क्योंकि उज्जैन में क्यों स्थापित किया गया, क्योंकि इसका जो कह सकते हैं कि भौगोलिक स्थितियां हैं कि उज्जैन से, और उज्जैन से क्या निकलते हैं तुम्हारे देशांतर निकला है, उसी को लेके ये घड़ी तुम्हारी उज्जैन में स्थापित की गई थी बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि स्थान मतलब कहाँ इसका अनावरण किया गया। तो जीवाजी वेधशाला के निकट और कहाँ जंतर मंतर के भीतर, कहाँ उज्जैन मतलब एमपी में इसको स्थापित किया गया या इसका अनावरण किया गया है बच्चों। हम बात करते हैं ये घड़ी सूर्य उदय से सूर्य उदय तक
के समय को यानी कि समय की क्या करेगी, गणना करेगी। और अगर इसमें घंटे की बात करते हैं कि घंटे कितने मिनट के होंगे, तो बच्चों इसमें घंटे जो होंगे वो 48 मिनट के होंगे। घंटे होंगे तो इसमें 48 मिनट के घंटे होंगे बच्चों। तो यही तुम्हारा क्या है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है। और कहाँ स्थापित की गई, उज्जैन में। और इसका अनावरण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया बच्चों। हम इस पे एमसीक्यूज देख लेते हैं बच्चों कि इसका एमसीक्यूज क्या बनेगा। तो देखते हैं, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन उज्जैन के मध्य प्रदेश में किया गया है। वह किस व्यक्ति द्वारा किया गया था बच्चों। इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर। तो इसका ऑप्शन ए है बच्चों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। ऑप्शन बी होगा बच्चों, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। ऑप्शन सी होगा बच्चों, तो ऑप्शन सी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। ऑप्शन डी है बच्चों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया या इसका अनावरण किया गया। तो बच्चों ऑप्शन इसका डी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था बच्चों। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो जो अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने है, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिट्री 2000 तुम्हारा है 24 का है बच्चों ये। और अगर हम बात करें इसकी लेमिटिक युद्ध अभ्यास की, तो ये किन देशों के बीच में हुआ है और कौन कौन से देशों कौन सी सेना के मध्य हुआ है। देखते हैं बच्चों एक बार इसका आयोजन कहाँ हुआ है। तो तुम्हारा सेशेल्स में इसका आयोजन हुआ है बच्चों। अगर इसका संस्करण की बात करें तो कौन सा 10वां संस्करण है। अगर हम देश की बात करते हैं तो किन दो देशों में हुआ है बच्चों, तो भारत और तुम्हारा सेशेल्स के बीच में हुआ है। और शुरुआत कब हुई थी, तो 2001 में इसकी शुरुआत हुई है बच्चों। अगर हम बात करते हैं कि क्रोयोनल भाषा में लेमिट्री का जो अर्थ है वो क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होगा वो दोस्ती होगा बच्चों। और इसमें भारतीय सेना, कौन कौन सी सेनाओं ने हिस्सा लिया है, भारतीय सेना और तुम्हारा है सेशेल्स सेना के मध्य हुआ है, यानी कि दोनों सेनाओं के मध्य हुआ है। तो देखते हैं बच्चों इसका एमसीक्यूज क्या बनने वाला है। तो एमसीक्यूज है, भारत और सेशेल्स के मध्य निम्न में से कौन से युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है बच्चों। तो देखते हैं, ऑपरेशन मिलन 24। ऑप्शन बी है ऑपरेशन विनवेक्स, कह सकते हैं 2023। ऑप्शन सी है ऑपरेशन लेमिट्री 2024। ऑप्शन डी है बच्चों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो ऑप्शन तुम्हारा सी होगा। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। जो अगला अपना क्वेश्चन है, इमेजिंग उपग्रह पार्ट्स फर्स्ट। इमेजिंग उपग्रह पार्ट्स फर्स्ट की ये किस देश का है और किस देश ने इसे कह सकते हैं इसका प्रक्षेपण किया है और कहाँ किया गया है, इसका कार्य क्या होगा, इसके उद्देश्य क्या होंगे बच्चों। देखते हैं, अगर हम बात करें इसका प्रक्षेपण स्थान कहाँ है, तो कहाँ किया गया है, तो मतलब रूस में किया गया है। और रूस की जो कैपिटल है तुम्हारी मॉस्को है। और मॉस्को में कहाँ किया गया है, मॉस्को के वास्तुचन अंतरिक्ष बंदरगाह से सोयूज वाहक, और कौन सा रॉकेट है बच्चों, तो इसमें रॉकेट है तुम्हारा सोयूजक रॉकेट से इसका प्रक्षेपण किया गया। और कहाँ किया गया, मॉस्को के बोस्टोचन अंतरिक्ष स्टेशन से इसका प्रक्षेपण किया गया बच्चों। अगर हम बात करते हैं कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी, और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, रोसकोस्मोस ने ईरान के, ये किस देश का है तुम्हारा बच्चों, ये तुम्हारा ईरान से संबंधित है या ईरान का कृत्रिम उपग्रह है बच्चों का प्रक्षेपण किया गया है। और अगर हम बात करें कब इसका प्रक्षेपण किया गया, तो जनवरी 2024 में किया गया है। अगर नहीं जनवरी नहीं, इसको मार्च में किया गया है क्योंकि मार्च का ये वीकली चल रहा है, तो इसे मार्च में किया गया है बच्चों। पर इसमें एक जरूरी है कि ईरान ने तुम्हारा जनवरी 2024 में भी अपना पहला परीक्षण किया था। तो जो पहला परीक्षण 2024 में ईरान ने अपना जो तुम्हारा सोयोपा, कौन सा है इसका,
शोरप्पा जो इसने कह सकते हैं कि कृत्रिम उपग्रह का परीक्षण किया, प्रक्षेपित किया था। तो कौन सा किया था? शोरप्पा, जो जनवरी माह में किया गया, तुम्हारे जनवरी 2024 में किया गया। तो ईरान का अगर पहला पूछेगा तो ये होगा, अगर तुम्हारा कह सकते हैं मार्च में पूछेगा तो तुम्हारा पार्ट फर्स्ट होगा। और किस देश की सहायता से? रूस की। और रूस की कैपिटल कहाँ है? तुम्हारी मास्को। और मास्को में ही तुम्हारा क्या स्थित है? अंतरिक्ष स्थल स्थित है, वो स्तोच, जो तुम्हारा कहाँ? मास्को में स्थित है। तो यहीं पे इसका क्या किया गया है? प्रक्षेपित किया गया था बच्चों। इस पे एमसीक्यूज देख लेते हैं, क्या अपना एमसीक्यूज बनेगा बच्चों। तो देखते हैं, ईरान का स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह पार्स फर्स्ट का प्रक्षेपण ईरान ने किस देश के साथ मिलकर किया है बच्चों? इंपोर्टेंट है। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है बच्चों रूस, ऑप्शन डी है बच्चों भारत। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो तुम्हारा सी होगा, रूस, यानी कि इसका आंसर होगा बच्चों रूस। हम बात कर रहे थे कि करंट हमारा चलता है और करंट के साथ साथ आपको जीएस भी मिलने वाली है, क्योंकि कल हमारी क्लास जो पॉलिटी की लाइव होगी और लगभग जो जैसे भी होगा आपको नोटिफिकेशन कह सकते हैं चैनल पे डाल दिया जाएगा। तो आप जरूर देखें, क्योंकि जो लाइव क्लास अपनी पॉलिटी की कल हम लेके आ रहे हैं तो उसको आप जरूर देखें, और लाइव रहेगी वो आपको नोटिफिकेशन आपके कह सकते हैं चैनल पे डाल दिया जाएगा। आप सब लोग तैयार रहें, क्योंकि पॉलिटी के लिए और बहुत जबरदस्त तरीके से हम पॉलिटी पढ़ाएंगे, और वो भी सब ऑप्शनल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। थ्योरिकल क्लास नहीं होगी, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए उस पर एमसीक्यूज चलेंगे बच्चों, और उसके बारे में पूरी हम डिटेल बताते चलेंगे। तो देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप 2024। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, पेपर आउट है बच्चों, यहां से क्वेश्चन आउट है, ये आएगा 110% की जिम्मेदारी है। देखते हैं बच्चों क्या है कि रणजी ट्रॉफी 2024 जो चैंपियनशिप है किसने जीती है। तो बच्चों किसने जीती है? आयोजन, सबसे पहले तो हम इसका फाइनल आयोजन देख लेते हैं कि फाइनली कहाँ इसका आयोजन हुआ बच्चों। तो जो इसका आयोजन हुआ है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, मतलब वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। अब यहां से वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की अगर हम बात करें तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। आपका सचिन तेंदुलकर जो है मतलब क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं इंडिया के, तो इनका स्टैच्यू कहाँ स्थापित किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम में ही इनका स्टैच्यू कह सकते हैं कि स्थापित किया गया है। और सुनील गावस्कर का भी वहीं पे स्टैच्यू स्थापित किया गया है बच्चों। तो ये 2023 में किया गया है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का जो स्टैच्यू है वो वानखेड़े स्टेडियम में, और तुम्हारे कौन से सुनील गावस्कर का भी स्टैच्यू वानखेड़े स्टेडियम में स्थापित किया गया है बच्चों। तो इसके थोड़ा सा ये स्टैटिक पार्ट होगा, तो कि इसकी जानकारी जब ये वानखेड़े स्टेडियम आया तो इसके विषय में हमने जानकारी बताई, और ये कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है बच्चों, और ये क्रिकेट का स्टेडियम है। देख लेते हैं तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? रणजी ट्रॉफी का 2024 का वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर? मुंबई में बच्चों। अब बात करते हैं विजेता टीम की। देखो ज्यादा नहीं पढ़ना, अब जो इंपोर्टेंट है उसी पे हम बात करते हैं, बाकी जो है तो हम बता भी देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम बात करते हैं विजेता की, और विजेता कौन बना है बच्चों? तुम्हारा मुंबई बनी है, और मुंबई टीम ने इसे जीता है। हम बात करते हैं उप विजेता की, तो उप विजेता कौन है? विदर्भ तुम्हारे उप विजेता टीम रही है, क्योंकि इसमें ये इस टीम ने लगभग 2018-19 से ही लगातार जीती थी, और तुम्हारे मुंबई इसमें हारी थी। और मुंबई ने लगभग मेरे हिसाब से बच्चों कि जो मुंबई में है, और मुंबई ने ये कितनी बार जीती है? तो मुंबई में इसे जो जीता है मुंबई ने, तो इसे लगभग 42वीं बार इसे जीता है। मुंबई ने कितनी बार जीता है इसे? 42वीं बार इस खिताब को जीता है, कह सकते हैं रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप को, तो 42वीं बार जीता है। पीछे ये हार रही है, पीछे जो इसमें ये हार हुई थी इसकी, नहीं जीत पाई थी, तो लगभग 3-4 वर्ष के गैप के बाद मुंबई इसमें चैंपियन बनी है। तो रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप की 2024 की अगर हम बात करते हैं कि कितना इसने 42वें बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। अगर हम बात करते हैं बच्चों रणजी ट्रॉफी जो चैंपियनशिप विजेता है उसे कितना पैसा या कह सकते हैं पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है बच्चों? तो पुरस्कार राशि है
पुरस्कार राशि कितनी है बच्चों? तो 5 करोड़ रुपया है। कितना है? 5 करोड़ रुपया तुम्हें विजेता को दिया जाता है। और ये जो देती है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई देता है। अगर हम बात करते हैं कि क्रिकेट विजेता, मुंबई टीम के विजेता या कप्तान कौन थे, तो अजिंक्य रहाणे थे। तो अजिंक्य रहाणे ने ये अपने अगुवाई में रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप 2024 को जीता है बच्चों। एक बार एमसीक्यूज देख लेते हैं। एमसीक्यूज क्या है? तो रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप 2024 का विजेता मुंबई टीम है, तो रणजी ट्रॉफी का उप विजेता कौन है बच्चों? तो किसको हराया है मुंबई टीम ने या मुंबई टीम ने? तो ऑप्शन ए है बच्चों गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है बच्चों विदर्भ। और विदर्भ ने ये तुम्हारा कह सकते हैं इसे फाइनली मैच हार गई थी विदर्भ, और किसने जीता है इसे? तो मुंबई ने जीता है बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है आपका, पहला मानव मिशन गगनयान, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मार्च मंथ का है और इंपोर्टेंट है। आगे आने वाले एग्जामों में आपको ये क्वेश्चन रखा मिलेगा बच्चों। देखते हैं इससे संबंधित इसकी टीम, मतलब जो मानव हैं या कह सकते हैं जो अपना जो वैज्ञानिक हैं, कौन कौन जाएंगे, कौन ग्रुप कैप्टन है कौन, इनके बारे में पूरी हम अभी जानकारी आपको बताते हैं बच्चों। तो देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल में तिरुवनंतपुरम में उनकी कह सकते हैं केरल की तिरुवनंतपुरम यात्रा के समय इनके नाम ओपनली कर दिए हैं या उनके नामों को उजागर कर दिया है या पब्लिकली उनका नाम कह सकते हैं घोषित कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और जो ये तुम्हारा अब तक का लगभग सबसे महंगा कह सकते हैं मिशन रहेगा गगनयान। और आइए देखते हैं कौन कौन अपने वैज्ञानिक उसमें जाएंगे, एस्ट्रोनॉट कौन कौन जाएंगे बच्चों, देखते हैं। तो संबंधित पायलट कौन है? तो अगर हम बात करते हैं कि प्रशांत बालकृष्णन नैयर, ये तुम्हारे क्या हैं? ग्रुप कैप्टन है बच्चों। ये कौन है? ग्रुप कैप्टन है। और दूसरे हैं तुम्हारे अजीत कृष्णन, ये भी ग्रुप कैप्टन है बच्चों। हम बात करते हैं अगला तुम्हारे आनंद प्रताप की या अंगद प्रताप हैं, ये भी तुम्हारे ग्रुप कैप्टन हैं। और फिर चौथे नंबर के हैं शुभांशु शुक्ला, जो तुम्हारे बिग कमांडर हैं। और ये 4 व्यक्ति हैं बच्चों, और इन चारों में ये जो 4 हैं ये मानव गगनयान से संबंधित हैं। इन चारों के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पब्लिक कर दिए हैं। और पब्लिक कहाँ किए थे, देखते हैं बच्चों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में, और कौन सा स्टेशन है केरल में? अंतरिक्ष स्टेशन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इन लोगों अंतरिक्ष केंद्र में इन लोगों का नाम क्या क्या है, खुलासा किया है या इनका नाम पब्लिक कर दिया गया है। तो जो अपना कह सकते हैं पहला मानव मिशन गगनयान है भारत का, और काफी कॉस्टली है ये। अब इसमें कितने लोग जा रहे हैं बच्चों, एक बार फिर से सुन लो। प्रशांत बालकृष्णन नैयर हैं जो ग्रुप कैप्टन हैं, अजीत कृष्णन है ये भी ग्रुप कैप्टन है बच्चों, फिर है अंगद प्रताप ये भी ग्रुप कैप्टन है, फिर है तुम्हारा शुभांशु शुक्ला है ये बिग कमांडर हैं बच्चों। तो ये चारों लोग अपने किससे संबंधित होंगे? ये तुम्हारे मानव मिशन गगनयान से संबंधित होंगे। और इनका जो नाम पब्लिकली किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पब्लिकली किया है। भारत का पहला मानव मिशन गगनयान से संबंधित कौन सा वैज्ञानिक नहीं है? तो कौन से इनसे संबंधित हैं जो इसमें नहीं है या इनकी टीम में नहीं है? तो बच्चों ऑप्शन ए होगा तुम्हारा, ऑप्शन ए है। इनका जो पूरा नाम है उधर है पर इधर मिस्टेक हो गई है, तो इसे देख लेना। प्रशांत बालकृष्णन नैयर हैं, और बी है तुम्हारा अंगद प्रताप है, सी है आर वेंकट रमन है, और डी है अजीत कृष्णन है। तो बच्चों जो तुम्हारे आर वेंकट रमन हैं ये अपने क्या थे तो ये भी वैज्ञानिक, पर ये तुम्हारे मानव गगनयान से संबंधित नहीं है बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो अपना अगला क्वेश्चन है आपका। तो बच्चों एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, क्योंकि अपने कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप अपने आप को एकाग्र करें और जहां हमें जरूरत लगती है उस जरूरत को पूरा करें। पहले स्टूडेंट लाइफ में जो जरूरतें हैं ना वो कभी बहुत कम पूरा होती हैं, क्योंकि हम दूसरे के जो ये दुनिया है ना ये देखने का एकदम
इनका दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। क्या लोग हमें देखते हैं, हम उसे क्या देखते हैं। बस सीधी सी पॉइंट सी सीधी सी बात यही है बच्चों, आप मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। मेहनत तो गधा भी बहुत करता है, तो वो तो कुछ नहीं पाता। ऐसी भी मेहनत ना कीजिएगा कि गधा के तरह आप पेले जाओ। ऐसी मेहनत कीजिएगा कम समय में आप सिलेक्शन ले पाओ बच्चों। तो ठीक है, क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 ये आया है। तो आईपी हम इसे शॉर्ट में बोल देते हैं बच्चों। तो ये 2024 का है। देखते हैं जारीकर्ता कौन है इसका, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। संस्करण की अगर हम बात करते हैं तो संस्करण कौन सा है इसका, तो तुम्हारा 12वां इसका संस्करण या एडिशन इसका 12वां है बच्चों। अगर इसमें 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। वैसे अगर हम इसके बात करते हैं इसके सदस्य देशों की, तो 200 कह सकते हैं 193 देश इसके क्या है, सदस्य हैं वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक के। मतलब ये तुम्हारा इसके कह सकते हैं आईपी के ये सूचकांक निकला है, तो इसके तहत निकला है। अगर हम बात करते हैं कितने सदस्य देश हैं, तो 193 सदस्य देश हैं बच्चों। और इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है या कितने देशों की अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है, तो बच्चों इसमें 55 देशों की अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है। अगर हम बात करते हैं बच्चों कि शीर्ष स्थान पर कौन कौन से देश हैं, तो बच्चों पहले स्थान पे तुम्हारा कौन सा आता है, या फर्स्ट पे है तुम्हारा यूएसए, और सेकंड पे कौन सा है तुम्हारा, तो सेकंड पे है तुम्हारा यूके, और थर्ड पे कौन सा है, तो फ्रांस है बच्चों। कौन सा है, फ्रांस है। अगर हम बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ पे है तुम्हारा जर्मनी है बच्चों। कौन सा है, जर्मनी है। ये चार आपको याद करने हैं, चार में नहीं तो फर्स्ट आप जरूर याद करें। अब हम अपने प्यारे भारत की बात करते हैं कि इस इंडेक्स में हमारा भारत कहाँ स्थित है। तो बच्चों भारत की अगर हम बात करें तो भारत अपना कहाँ स्थित है, तो भारत का जो स्थान है वो तुम्हारा 55 में से कौन से पे है, 42वें स्थान पर आता है। जो अर्थव्यवस्था है इन देशों की, तो उस 55 में से अपना इंडिया वो कौन से स्थान पर आता है, वो तुम्हारा 42वें स्थान पर आता है बच्चों। तो देख लेते हैं, फर्स्ट पे तुम्हारा यूएस है, दूसरे पे है तुम्हारा यूके, तीसरे पे तुम्हारा फ्रांस है, और चौथे पे है तुम्हारा जर्मनी बच्चों। चौथे पे कौन सा है, जर्मनी। हम बात करते हैं इसके एमसीक्यूज की बच्चों। तो एमसीक्यूज क्या है इसका, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की स्थिति क्या रही है। तो बच्चों क्या रही है भारत की स्थिति, तो ऑप्शन ए है इसका 40वें स्थान पर, ऑप्शन बी है 41वें स्थान पर, ऑप्शन सी है 42वें स्थान पर, ऑप्शन डी है 43वें स्थान पर। तो बच्चों इसका जो आंसर है अपना, तो ऑप्शन तुम्हारा सी है 42वें स्थान पर रहा है बच्चों। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, जो आपके सामने है, जॉन निकोलिक पॉलिटी इंटन। तो ये कहाँ के हैं और क्यों ये कह सकते हैं इन पे हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्यों ये कह सकते हैं हाईलाइट हुए हैं, इनसे इन्हें क्या हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो बात यह है कि हम इन्हें क्यों पढ़ें और क्या इन्होंने ऐसा कर दिया जो हमें ये पढ़ने पढ़ रहे हैं। देखते हैं बच्चों, तो इन्होंने क्या किया है, T20 जो T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाया है, इसलिए हम इन्हें पढ़ रहे हैं। अब क्यों देखते हैं, और किस देश के खिलाफ इन्होंने लगाया है, तो बच्चों वो कौन सा देश है, वो तुम्हारा नेपाल है। नेपाल देश के खिलाफ T20 में इन्होंने सबसे तेज शतक लगाया है। और बोला कितनी, मतलब कुल कितनी गेंदों में लगाया है, तो बच्चों अगर गेंदों की बात करें तो इन्होंने 33 गेंदों में ये अपना शतक लगाया है। और 33 में कितने बनाए हैं, तो 33 में इन्होंने अपना पूरा शतक पूरा किया है। जो 100 बनाए हैं वो 33 गेंदों में बनाए हैं, और इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है T20 क्रिकेट में, और वो भी इंटरनेशनल में इन्होंने 33 बॉलों में कितना बनाया, 100 बनाया है। इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो नेपाल के ही खिलाड़ी हैं या क्रिकेटर हैं, उनका क्या नाम है, कुशल मल्ला। कुशल
मल्ला, ये इनके नाम था। और ये कितनी बॉलों में इन्होंने बनाया था बच्चों? तो इन्होंने 34 बॉलों में अपना कह सकते हैं सेंचुरी बनाई थी। पर जॉन निकोलाई पॉल्टी इंटी ने कितने में बनाया? इन्होंने 33 बॉलों में अपना कह सकते हैं कुशल मल्ला का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और किसके खिलाफ? नेपाल के ही खिलाफ। तो बच्चों इसलिए हम इन्हें पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं इसमें एमसीक्यूज क्या बनेगा बच्चों। तो एमसीक्यूज है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी जॉन निकोले लेफ्टी इंटन किस देश से संबंधित है बच्चों? तो किस देश से संबंधित हैं? तो सबसे पहले है ऑप्शन ए है बच्चों ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी है इंग्लैंड से, ऑप्शन सी है नामीबिया से, और ऑप्शन तुम्हारा डी है नेपाल से। तो बच्चों नामीबिया से तुम्हारा ये संबंधित है, तुम्हारे निकोलो पॉल्टी इंटन ये नामीबिया से संबंधित हैं। और एक नामीबिया से आप जानते होंगे कि भारत ने वहां से क्या मंगाए थे? चीते मंगाए थे। और जो कहाँ छोड़े गए थे? मध्य प्रदेश में छोड़े गए थे बच्चों। तो जहां नामीबिया का आता है तो थोड़ा सा अगर किसी भी जैसे हमारे भारत देश से जो कह सकते हैं समझौते होते हैं, और जिस देश के बारे में अगर आपको करंट में वो देश आए पढ़ने तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी और जुटाना, क्योंकि पीछे का भी लेके चलना, एक लिंकअप करना। तो जब लिंकअप आप कर लोगे तो इससे आपको करंट पढ़ने में कोई परेशानी ज्यादा नहीं होगी बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है अपना कि 11वीं पर्यावरण स्थितिक रिपोर्ट 2024 वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। पर्यावरण को लेकर जो अपने पर्यावरण विद्वान हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं इस रिपोर्ट को लेकर। और इसे किसने जारी किया है और इसका मानव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये जो रिपोर्ट पहले 2011 में जारी की गई थी, अब रिपोर्ट ये 2024 में जारी की गई है बच्चों। तो इसका क्या दुष्प्रभाव है, बात करते हैं बच्चों। देखते हैं जारीकर्ता सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के कहां पर? अनिल अग्रवाल पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान। और ये कहां है? निमली राजस्थान में है। उसके द्वारा ये तुम्हारा क्या किया गया है? रिपोर्ट को प्रकाशित किया, या कह सकते हैं रिपोर्ट जारी की गई है। अब प्रकाशित भी तो किसी ने की होगी। तो बच्चों इस जो तुम इसे प्रकाशित किसने किया है? तो डाउन टू अर्थ पत्रिका द्वारा प्रतिवर्ष संपादित और प्रकाशित किया जाता है। तो कौन इसे प्रकाशित करता है, संपादित करता है? तो डाउन टू अर्थ एक पत्रिका है, उसमें इसे कह सकते हैं रिपोर्ट को छापा गया है या प्रकाशित किया गया है बच्चों। अगर हम बात करते हैं कि वर्ष 2023, और वर्ष 2023 मतलब अगस्त से सितंबर के बीच में, और कितने वर्षों में? 122 वर्षों में ये क्या रहा है? सबसे अधिक गर्म देश रहा है। सबसे अधिक गर्म देश रहा, वो सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा है, सॉरी सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा है। तो जो अपना 2023 है वो पिछले 122 वर्षों में सबसे अधिक गर्म वर्ष घोषित किया गया है या रहा है। अगर हम बात करते हैं कि अपने भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, तो लगभग भारत पे जो कह सकते हैं गर्म हवाएं वगैरह ये चलती हैं, ये मौसम परिवर्तन के कारण ही हैं। अगर इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो लीबिया पे पड़ा है बच्चों। यानी कि इस जो रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि इस बदलते मौसम या कह सकते हैं बदलते तुम्हारा बदलते पर्यावरण का जो रिपोर्ट है, इसका जो प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा है वो तुम्हारा लीबिया पे पड़ा है। और लीबिया में सबसे ज्यादा मौतें इसके कारण हुई हैं बच्चों। तो देखते हैं इसका एमसीक्यूज क्या है बच्चों। तो एमसीक्यूज की हम बात करते हैं इसके। तो अनिल अग्रवाल पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट 11वीं पर्यावरण स्थितिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक मौतें किस देश में हुई हैं बच्चों? तो किस देश में सबसे अधिक मौतें हुई हैं? तो ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है लीबिया, ऑप्शन डी है कुवैत। तो बच्चों अफगानिस्तान में, इंडोनेशिया में, लीबिया में या फिर कुवैत में, तो बच्चों सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं वो तुम्हारी लीबिया में हुई हैं बच्चों। यानी कि ये जो रिपोर्ट
इस रिपोर्ट के अगर अगर असर पता चलता है कि क्या फैक्ट है, तो सबसे ज्यादा फैक्ट इसका लीबिया में देखा गया और वहां सबसे ज्यादा इसकी मृत्यु हुई है बच्चों। हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, और ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है। अब देखते हैं वासेरदा वायु रक्षा प्रणाली। इस प्रणाली की अगर हम बात करें तो ये जो प्रणाली है और अपना स्वदेशी है, मतलब इंडिया में ही इसे सब कुछ डिजाइन वगैरह इसका इंडिया में ही किया गया है, पूरा असेंबल पूरा इंडिया में ही किया गया है और यह अपनी स्वदेशी है, डीआरडीओ द्वारा किया गया है। और डीआरडीओ कहाँ, अगर डीआरडीओ का अगर कहीं नाम आता है तो अपना क्या है, रक्षा एवं अनुसंधान संस्थान है। वही जितना भी तुम्हारा कह सकते हैं मिसाइल वगैरह बनाता है वही उसका निर्माण करता है बच्चों। तो देख लेते हैं इसका परीक्षण स्थल कहाँ किया गया है। तो 29 फरवरी 2024 को डीआरडीओ द्वारा कहाँ पर, चांदीपुर, और चांदीपुर कहाँ है, ओडिशा में या उड़ीसा में परीक्षण रेंज में किया गया है। अगर हम इसकी बात करें तो पार्टवल हवाई रक्षा प्रणाली है। कैसी है, हवाई रक्षा प्रणाली है, इसे भारत में ही विकसित किया गया है बच्चों। हम बात करते हैं कम ऊंचाई पर ये सक्षम है, यानी कि कम ऊंचाई पर ये अपना कह सकते हैं दुश्मन को निशाना बनाने में सक्षम है। ये अपने भारत की पूर्णता भारत की है या स्वदेशी है। हम बात करते हैं बच्चों इसके परीक्षण में, जरूर याद रखना कि परीक्षण कब हुआ और कहाँ किया गया। 29 फरवरी 2024 को चांदीपुर रेंज में जो उड़ीसा में पड़ता है तो वहां इसका परीक्षण किया गया था बच्चों। हम बात करते हैं इस पे एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज है डीआरडीओ द्वारा वासेरदा का परीक्षण कब और कहां किया गया। तो बच्चों देख लेते हैं, ऑप्शन ए है 27 फरवरी पोखरण में, 28 फरवरी बेंगलुरु में, 29 फरवरी चांदीपुर में और 1 मार्च विशाखापट्टनम में। तो बच्चों कहाँ किया गया, इसका जो ऑप्शन होगा वो तुम्हारा 29 फरवरी को चांदीपुर में इसका परीक्षण किया गया बच्चों। और ये अपनी कम दूरी और कह सकते हैं मतलब कम ऊंचाई पर हमला करने वाली मिसाइल है बच्चों। इसी के साथ हमारी आज की क्लास ऑफ होती है। और बच्चों अधिक से अधिक आप कह सकते हैं क्लास को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब और इसे शेयर भी कीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपका साथ हमारा मनोबल है। आप हमारे साथ हैं तो हमारा मनोबल सातवें आसमान पर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।